विद्यार्थी मित्र, कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय में ये तीसरा पाठ मांग। मांग किसे कहते हैं, मांग का अर्थ क्या है, मांग के परिबल क्या है, मांग का नियम क्या है, अनुसूची, ये सारे प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनते हैं। तो मांग का अर्थ, अगर निश्चित समय पर व्यक्ति के द्वारा या ग्राहक के द्वारा कोई भी चीज वस्तु खरीदने की इच्छा शक्ति तैयारी दर्शाता हो और वह व्यक्ति अगर वो चीजें खरीदता है तो उसे मांग कहते हैं। जैसे मान लो निश्चित समय आ गया, आज जैसे नवरात्रि आ रही है, ठीक है, सामने आपके, तो नवरात्रि के सामने निश्चित समय है, ठीक है, तैयारी है कि हाँ मुझे नवरात्रि के लिए कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, मुझे ड्रेस खरीदना है, तो तैयारी है, शक्ति है, इच्छा है। वहाँ जाने के बाद मुझे इच्छा होती है कि हाँ ये चीज़ें खरीदूँ, ये चीज़ें न खरीदूँ, ये मेरे बजट में है, ये मेरे बजट में नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद अगर कोई चीज़ आप खरीदते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। तो आप लोग को इसका अर्थ याद रखना चाहिए, निश्चित समय पर ग्राहक के द्वारा खरीदी जाने चीज वस्तु के लिए इच्छा शक्ति तैयारी दर्शाता हो, फिर वह व्यक्ति वह चीज वस्तु खरीदे, उसे मांग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो आप लोगों को। अब आगे आता है मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनता है, मांग को प्रभावित करने वाले परिबल कहो के कारक कहो या तत्व कहो, सारी बातें एक ही है। सबसे पहला तत्व है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आज कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वह कितने रुपए की है ना। हम पहले वही देखते हैं कि ये कितने रुपए की है, हम खरीद पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये हमारे बजट में है या नहीं है। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ जो मैंने लिखा हो, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में क्या होगा, संकुचन होगा। अर्थात मान लो कोई भी चीजें महंगी होगी तो हम उसे कम खरीदना पसंद करेंगे, पर अगर मान लो वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग में क्या होगा, विस्तार होगा। अर्थात कोई भी चीजें सस्ती होगी तो हम क्या करेंगे, उसे अधिक खरीदना पसंद करते हैं। तो वस्तु की कीमत सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है कि कीमत कम हुई तो मांग में विस्तार, कीमत बढ़ी तो मांग में संकुचन। इसे सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग को याद रखना है, कीमत और मांग के बीच में कौन सा संबंध है, व्यस्त संबंध है। कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध है। याद रहेगा आप लोगों को, कभी भी आप लोगों को पूछूं कीमत और मांग के बीच में कैसे संबंध है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए व्यस्त संबंध है। क्या रहना चाहिए, व्यस्त संबंध है। यानी वस्तु की कीमत आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति की रुचि व पसंदगी। व्यक्ति की रुचि भी मांग के ऊपर असरकारक परिबल है। रुचि किसे कहते हैं, शौक, कोई चीजें खरीदने का पसंद, ठीक है, हाँ मुझे ये चीज पसंद है तो मुझे वो खरीदनी चाहिए, ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो मुझे खरीदनी चाहिए नहीं। जैसे अपना कह सकते हैं कि बचपन में व्यक्ति क्या करते हैं, बच्चे चुटकुले पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे क्या पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और बड़े होते हैं क्या होते हैं, गीता पाठ पढ़ते हैं। अर्थात व्यक्ति की रुचि के ऊपर खरीद होती है। कोई व्यक्ति को जो पुराने सिक्के होते हैं उसे इकट्ठा करने की रुचि होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति को कुछ और चीज पसंद आती है, हाँ चीज मुझे यही खरीदनी है, जैसे बाटा। कोई व्यक्ति ये सोचता है भले कितने भी रुपए हो मैं बाटा के सूसी पहनूंगा। कोई व्यक्ति कितने भी रुपए हो मैं सैमसंग का मोबाइल ही यूज करूंगा। कोई व्यक्ति ऐसे होंगे वो कहेंगे नहीं मैं एप्पल का ही फोन यूज करूंगा। तो उसे कहते हैं रुचि व पसंद की व्यक्ति की, वो भी महत्वपूर्ण परिबल है। व्यक्ति की आय, इसके बाद सबसे मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, मुद्दा है व्यक्ति की आय। व्यक्ति की आय मांग को सबसे ज्यादा असर करता है। आय अगर ज्यादा हुई स्वाभाविक मांग ज्यादा होगी, आय अगर कम होगी तो मांग कम होगी। अगर आय का प्रमाण अधिक है तो व्यक्ति क्या करेगा, मांग भी अधिक करना पसंद करेगा, अधिक से अधिक चीजें खरीदना पसंद करेगा। मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर नहीं तो आपके पापा अगर मान लो 50,000 से लाख रुपए कमाते हैं तो स्वाभाविक आपके घर में सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। अगर लाख रुपए कमाते हैं तो क्या होगा, स्वाभाविक आप लोग गाड़ी, टीवी, रंगीन टीवी, एलईडी ला दोगे, कंप्यूटर ला दोगे, लैपटॉप ला दोगे या एप्पल का फोन ला दोगे। यानी आय सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। उसके बाद एक आता है वह संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत अर्थात एक की जगह पर दूसरी एक की जगह पर देखो, जैसे मैंने मोबाइल फोन की बात की तो स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। अब मोबाइल फोन के सामने, एप्पल के फोन के सामने सैमसंग का फोन, दोनों फोन कार्य तो एक जैसा ही करेंगे ना, क्या नहीं करेंगे, हाँ एक जैसा ही करेंगे। तो दोनों फोनों के बीच में कैसा होता है, अंतर देखने को मिलता है। अर्थात आप एप्पल का फोन 50,000 में लेते हो तो सैमसंग की वही क्वालिटी वाला फोन 15,000 का मिलता है, तो आप क्या करते हो, सैमसंग का फोन लेना पसंद करते हो। वही सैमसंग के फोन के सामने वीवो या ओप्पो की बात की जाए, ठीक है, सैमसंग की जो क्वालिटी होती है उसके सामने ओप्पो और वीवो में चले जाए तो उसका रेट कम होता है। तो क्या हो गया, स्थानापन्न वस्तु है। उसी तरह से टीवी, फ्रिज, है ना, ये सारे भी क्या है, कंपनियां बदल दी तो हमने क्या होगी, आय में भी कमी होगी। अर्थात उसका जो उसके पीछे लिखने वाला खर्च भी कम देखने को मिलेगा। अर्थात ये भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। फिर पूरक वस्तु है। पूरक अर्थात एक की स्थान पर दूसरी,
जैसे बूट के साथ मोजे, मैं मोजे खरीद सकता हूँ, बूट नहीं खरीद सकता हूँ। मोबाइल के साथ सिम कार्ड, सिम कार्ड मेरे लिए सस्ता है, मोबाइल मेरे लिए कठिन है। देखिए पूरे वस्तु की कीमत भी असर करती है। अगर मुझे खरीदने हैं तो बूट की मैं कीमत देखूंगा, मुझे सिम कार्ड खरीदना है तो मैं मोबाइल की कीमत देखूंगा, मोबाइल खरीदना तो मैं सिम कार्ड की कीमत देखूंगा। तो ये भी हमारे लिए पूरक वस्तु भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। भविष्य की कीमत समिति अटकल है, कभी बहुत बाजार में ये होता है चीजें बहुत महंगी होने वाली, जैसे अभी आप फिलहाल देख ही रहे हैं कि कोरोना काल में हमने 3 महीने का लॉकडाउन देखा। उस लॉकडाउन के बाद हर एक चीजें महंगी होती गई और लोगों की खरीद शक्ति भी कम होती गई। तो क्या हो गया, व्यक्तियों ने, जो व्यापारी वर्ग व्यक्तियों ने क्या किया, अधिक से अधिक चीजें क्या की, संग्रह करके रख ली, जिससे क्या हुआ, आने वाले साल में उन्हें ज्यादा पैसा प्राप्त हो। उसी तरह से हम लोगों ने भी क्या किया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारी खरीद शक्ति के अंदर थी, उसे हमने क्या कर लिया, स्टॉक करना पसंद कर लिया। जैसे आलू के भाव है ना, आलू के भाव अपना होलसेल पे जाते हैं तो 25 रुपए, और हमने फुटकर में जाते हैं तो 35 से 40 रुपए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साथ 10 किलो ले ले 25 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गए, हमारे पास सीधे हमारे 250 रुपए में 10 किलो आ गए ना। वही अगर आलू हम मार्केट में फुटकर लेने आते हैं तो 1 किलो के 40 रुपए के हिसाब से देने पड़ते हैं, तो हमें कितने 400 रुपए पड़ते हैं, तो 150 रुपए हो गया, फर्क हुआ ना। तो व्यक्ति ने क्या कर दिया, भविष्य की समिति अटकल है, भविष्य में भाव बढ़ने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर सारी चीजें अपने पास संग्रहित करके रख ली। उसके बाद जनसंख्या और जनसंख्या की आयु समूह। अब जनसंख्या किसे कहते हैं, अधिक से अधिक प्रमाण में जनसंख्या वृद्धि होगी तो मांग अधिक होगी, जनसंख्या कम होगी मांग कम होगी। और आयु समूह का अर्थ क्या होता है कि कोई निश्चित आयु समूह होता है, वो उसे चीज वस्तु पसंद होती है, वही चीज वस्तु खरीदना पसंद करता है। जैसे 25 से 40 साल के व्यक्ति के लिए क्या होता है, वह अपने लिए व्हीकल, या 20 से 40 साल के व्यक्ति के बीच में वो अपने लिए अच्छी बाइक चाहेगा, अच्छा मोबाइल चाहेगा, अच्छा घर के सपना देखेगा। ये सारे सपने आयु समूह के ऊपर होते हैं। छोटा बच्चा होगा तो क्या होगा, उसका आयु समूह ऐसा होगा, वो चुटकुले वाली या फिर नाश्ता या फिर ऐसी कोई चीजें खरीदेगा जिससे उसको संतुष्टि प्राप्त हो। अर्थात व्यक्ति को जनसंख्या और जनसंख्या आयु समूह में मांग को असर करने वाला सबसे बड़ा परिबल माना गया। तो आप लोग को कंपल्सरी याद रखना है, पहला वस्तु की कीमत, व्यक्ति की रुचि और पसंदगी, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तु कौन कौन सी, स्थानापन्न और पूरक, भविष्य की कीमत अटकल है, जनसंख्या और जनसंख्या का आयु समूह। और एक मोस्ट है कीमत और मांग के बीच क्या संबंध है, व्यस्त संबंध है। क्या संबंध है, व्यस्त संबंध है। याद रहेगा आप लोग को, कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध देखने को मिलता है। आप लोगों के सामने प्रश्न अगर पूछा जाए वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला तत्व, तत्व को परिबल या कारक भी दिया जाए तो भी प्रश्न वही है। ठीक है, ओके।